गुड मॉर्निंग माय चिल्ड्रेन। मैं एसपी मिश्रा हमीद मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज दोस्तपुर के माध्यम से आज आपको ऑनलाइन क्लासेज में हाई स्कूल समाज विज्ञान के बारे में बताना चाहता हूँ। इसका जो प्रकरण है उसका नामकरण जो किया गया है ये शक्तियों से किया गया है। शक्तियों को हम संघवाद में विभाजित करते हुए आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं। एज यू नो, जैसा आप जानते हैं, मैंने इसके पहले के क्लास में आपको समाज विज्ञान की जो अनुभाग है नागरिक शास्त्र में आपको सरकार के बारे में बताने का प्रयास किया था। जो लोग क्लास में आए थे, क्लास को ज्वाइन किए थे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, वो अच्छी तरह जानते होंगे। मैंने गवर्नमेंट के बारे में बताया था कि जनता की आवश्यकता की पूर्ति जो संस्था करती है वो सरकार कहलाती है। ठीक, सरकार जो है नागरिकों की आवश्यकता की पूर्ति का कार्य करती है। सरकारों में मैंने आपको बताया था कि सरकारें दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। क्योंकि विशाल भारतीय जनसमूह में समाज विज्ञान के मद्देनजर हमने देखा है, एहसास किया, इतिहास में पाया है, विचारकों ने ऐसा समझाया है। विश्व के यूरोप के जो समूह थे, तंत्र थे, जनसंख्या के आधार पर सरकार का विभाजन करते हैं, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो रूपों में बताने का प्रयास करते हैं। ऐसे हालात में मैंने आपको बताया था कि ऐसी सरकार जहाँ पर शक्तियाँ बांट दी जाती हैं, कई अंगों में बांट दी जाती हैं, वो शक्तियाँ संघवाद कहलाती हैं। और इसमें संघवाद में ये बताया जाता है कि ये संघवाद है क्या? जब सरकार की शक्तियों का विभाजन कई समूहों में कर दिया जाता है वो संघवाद कहलाता है। ठीक, सरकार की शक्तियों का कई समूहों में बांट देना वो संघवाद कहलाता है। समझ गए ना? उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे यहाँ देखते हैं दो प्रकार की सरकारें होती हैं, एक केंद्र की सरकार, दूसरी राज्य की सरकार। केंद्र की सरकार की व्यवस्था अलग होती है, राज्य की सरकार की व्यवस्था अलग होती है। इसके मद्देनजर हमने देखा है कि सरकार का जो समूह होता है वो प्रांतीय सरकारों का अलग प्रशासनिक स्वरूप होता है और राज्य की उसमें केंद्रीय सरकार का अलग प्रशासनिक स्वरूप होता है, जो राज्य और प्रांतों में विभक्त कर देता है वो संघवाद कहलाता है। सरकार की ये शक्तियाँ जो दी जाती हैं ये नागरिकों की सहायता के लिए उसका विभाजन किया जाता है। सरकार में मैंने इसके पहले आपको बताने का प्रयास किया था, सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसमें 3 अंगों का स्वरूप मैंने बताया था। आपको याद होगा, न याद होगा तो आप लिख लीजिए। इसमें बताया था कि एक, क्योंकि सरकार का स्वरूप जो होता है बृहद होता है, कोई जरूरी नहीं है कि सरकार अकेले सारा काम कर सकती है। जनसमूह को लेते हुए, क्योंकि इसमें जो व्यवस्था का संचालन होता है नागरिक समूह द्वारा होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। सत्ता के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया था कि सरकार में 3 अंग जो होते हैं वो एक कार्य को बनाते हैं, एक कार्य को लागू करते हैं, एक कार्य को न मानने वाले को दंडित करते हैं। तो उसके 3 स्वरूप जो आते हैं उसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का नाम होता है। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका कानून को न मानने वाले के लिए दंड का प्राविधान करती है। ठीक, इस संघवाद का जो हमारा परिवारिक स्वरूप आता है वो शक्तियों को 3 रूप में बांटता है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसमें शक्तियां जो निर्धारित की गई हैं, चूंकि केंद्र के लिए अलग व्यवस्था क्या होती है, राज्य के लिए अलग व्यवस्था क्या होती है, केंद्र के लिए अलग कार्यपालिका होती है, राज्य के लिए अलग कार्यपालिका होती है, इस तरीके से न्यायपालिका भी केंद्र की अलग होती है और राज्य की अलग होती है, लेकिन सबके लिए कानून एक होता है। ठीक,
क्या होता है, एक होता है। वो कानून का विशेष रूप जो कहलाता है संविधान कहलाता है। संविधान जो कानून बनाता है नागरिकों के लिए बनाता है, उसमें अधिकार क्षेत्रों का विभाजन कर देता है, जो विभाजन सूची कहलाता है। क्या कहलाता है, सूची कहलाता है। तो आप बताना चाहेंगे कि सूचियाँ क्या हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, संघवाद में सूचियों के क्या प्रकार दिए गए हैं। तो आप ये जानिएगा कि संविधान में सूचियों का जो विवरण दिया गया है वो 3 प्रकार से दिया गया। कितने प्रकार दिया गया है, 3 प्रकार दिया गया। उसमें पहला प्रकार आता है संघ सूची, ठीक, जो संघवाद की शक्ति को बताता है। संघ सूची में बताया जाता है कि हमारी केंद्र सरकार यानी संघ सरकार जो कानून बनाती है वो नागरिकों के लिए बनाती है, और उस पर जो बदलाव होता है वो नहीं किया जा सकता राज्य के लिए, वो उसका मानना अनिवार्य होता है। दूसरा है राज्य सूची में कुछ विषय आते हैं जिस पर कानून जो है राज्य या प्रांतीय सरकार बनाती है, और कुछ कानून ऐसे आते हैं जो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाते हैं, जिसको समवर्ती सूची कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, समवर्ती सूची। बच्चों अब ये करेंगे कि सूचियां कितनी होती हैं और इस पर कानून कौन बनाता है। भारतीय संघ का गठन जो किया गया है इस आधार पर किया गया है कि किसी में कोई मतभेद ना हो, क्योंकि सरकारें 2 होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार का मुखिया जो होता है, वैधानिक कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के हाथों में होती है। राज्य सरकार में वैधानिक कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राज्यपाल के हाथ में होती है। व्यवहारिक रूप में केंद्र का जो मुखिया होता है प्रधानमंत्री होता है, राज्य का मुख्यमंत्री होता है। बट इसमें संघर्षों को टालने के लिए कहीं ऐसा न हो दोनों में टकराव हो जाए, ठीक, तो इसके लिए हमारे संविधान ने जो नियम बनाया, कानून बनाया, व्यवस्थापिका के द्वारा जनसमूह द्वारा जो अपने नेता का चयन किया जाता है, व्यवस्थापिका के माध्यम से उसको लाया जाता है, वही कानून का निर्माण करवाता है जो व्यवस्थापिका का सदस्य कहलाता है। ठीक, तो ये जो व्यवस्थापिका के सदस्यों का चुनाव किया जाता है ये स्वतंत्र मताधिकार के आधार पर किया जाता है, जो वयस्क मताधिकार कहलाता है। क्या कहलाता है, वयस्क मताधिकार। बोर्ड में जरूर आता है इम्तिहान में कि वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। तो अधिकार, मताधिकार, मत देने का अधिकार जब नागरिकों को हो जाता है तो मताधिकार कहा जाता है। और किन लोगों को मत देने का अधिकार दिया जाता है, उनके लिए एक निर्धारित सीमा का निर्धारण किया जाता है। आयु सीमा होती है हमारे देश में, यह आयु सीमा जो वयस्क मताधिकार की बनाई गई है ये 18 वर्ष बनाई गई है। आई मीन टू से कि मत देने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को समय से पहले नहीं हो सकता है। तो आप इसमें कुछ नोट करेंगे, वयस्क मताधिकार की आयु सीमा क्या है। वयस्क मताधिकार की आयु सीमा क्या है। तो मैंने अभी आपको कहा कि भारत में देखिए हर देश की आयु सीमा का निर्धारण वहाँ के संविधान द्वारा किया जाता है। नागरिकों के मताधिकार के आधार पर वैधानिक कानून बनाया जाता है, उसमें किसी भी उसका जो है निर्णय जो लिया जाता है जनसमूह के आधार पर लिया जाता है। नागरिक समूह के आधार पर कोई कानून बनाया जाता है व्यवस्थापिका द्वारा और कार्यपालिका द्वारा उसको लागू किया जाता है, और न्यायपालिका द्वारा न मानने वाले को दंड दिया जाता है। संघ सरकार की व्यवस्था ये बताती है कि इसमें जो दिया जाता है उसका अधिकार दिया जाता है, मताधिकार का, वो जो है इस रूप में दिया जाता है, और वो निर्धारण जो करता है वो एक प्रकार से वयस्क मताधिकार का वो अपने स्वरूप को दर्शाता है। इसमें जो हमारे समूह हैं वो समूह ये बताते हैं वयस्कता के आधार पर
मत देने का अधिकार होता है और उसमें अधिकार क्षेत्र का निर्धारण जो होता है संविधान द्वारा किया जाता है। अब बात आती है अधिकार क्षेत्र किसे कहते हैं, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को कौन सा अधिकार दिया गया है, उसका दायरा क्या है, कानूनी अधिकार जो है किसको प्राप्त होता है और किस हद तक प्राप्त होता है। तभी मैंने बताया कि सरकारें दो प्रकार की होती है, एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार। केंद्र सरकार के अंतर्गत अलग उसमें विषय आते हैं, राज्य सरकार के अंतर्गत अलग विषय आते हैं। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो केंद्र और राज्य में मिश्रित रूप के आते हैं, जो समवर्ती सूची में आते हैं। तो रंग सूची, राज सूची, समवर्ती सूची दोनों जो है संघीय शक्ति को बताते हैं। तो सोशल साइंस के तहत, सामाजिक विज्ञान के तहत सरकार की व्यवस्था को बताने के लिए एक जो वाद होता है, संघवाद होता है। संघवाद का जो अर्थ होता है कि जनसमूह द्वारा किसी भी कानून का निर्माण किया जाता है। कोई अकेला व्यक्ति कानून नहीं बना सकता है, चाहे वो हमारा जन नेता हो, चाहे हमारा प्रतिनिधि हो या कोई नागरिक समूह हो। किसी के एक व्यक्ति द्वारा जो है वो किसी की अधिकार क्षेत्र का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, जो संघवाद की शक्ति को बताता है। अब बात आती है संघवाद में कौन सी खूबी आती है, कौन सी अच्छाई आती है। संघवाद में पूरे विश्व में संघवाद में कौन सी खूबी पाई जाती है, अच्छाई पाई जाती है, जिसको प्रायः सारी जो हमारी यूरोपीय व्यवस्था है इसको अपनाने का प्रयास करती है। तो संघीय शक्तियाँ हमारी इस विशेषता को बताती हैं, जिसमें अपनी एक बात आती है जो डिफिनेशन कहलाती है। इसमें एक प्रकरण आता है कि संघवाद में कौन सी अच्छाइयाँ हैं या संघवाद की विशेषताएं क्या हैं। तो आप इसे लॉन्ग क्वेश्चन में याद करेंगे कि संघवाद की विशेषताएं क्या हैं। ठीक, देखिए इसमें पॉइंट वाइज आता है कि संघीय शक्तियां अपनी विशेषताओं में समाहित होती हैं। ये बताती हैं कि जनसमूह द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है और ये बताया जाता है जब सरकार की शक्तियां जनता में निहित होती हैं, कई लोगों द्वारा मिलकर के ये व्यवस्था बनाई जाती है, उस संघवाद व्यवस्था कहलाती है। और उसमें खूबियाँ पाई जाती हैं, उसमें शासन का विभाजन किया जाता है, वो कई स्तर पर किया जाता है, जो केंद्रीय स्तर, प्रांतीय स्तर, स्थानीय स्तर। ठीक, अब स्तर की बात आती है, चूँकि विशाल देश में एक व्यक्ति द्वारा शासन नहीं किया जा सकता। ठीक, वहाँ के व्यक्ति विशेष द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा व्यवस्था का संचालन होता है, जो निकाय कहलाता है। ठीक, स्थानीय निकाय, तो उसमें जनसमूह का सहयोग लिया जाता है। जैसे मैंने जनसमूह को बताया, वयस्क मताधिकार को बताया, नागरिकों की जनसमूह को बताया, और उसमें बताया कि संघ शक्तियाँ, राज्य शक्तियाँ, केंद्र शक्तियाँ और राज्य शक्तियाँ, प्रांतीय और जो स्थानीय शक्तियाँ, तीन शक्तियाँ होती हैं। तो उस शासन का स्वरूप तीन स्तरों में होता है, तीन सूचियों में होता है, तीन विषयों में होता है। सूची को विषय भी कहा जाता है, जो अपने एक समूह को बताता है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के भागों को बांट दिया जाता है, और उसमें तीन विषय आते हैं। जैसे संघ सूची में कौन कौन विषय आते हैं। संघ सूची में देश की रक्षा आती है, विदेश विभाग आता है, और संचार, मुद्दा, अर्थव्यवस्था आती है। राज्य सूची में पुलिस आती है, कृषि आती है, सिंचाई व्यवस्था आती है। ठीक, ये राज्य सरकार का काम होता है। और समवर्ती सूची में जो आता है, उत्तराधिकार से संबंधित नियम आता है। उत्तराधिकार क्या है? किसी परिवार के मुखिया के जीवन के समाप्त हो जाने के बाद उसके संपत्ति का स्वामी कौन होगा, चाहे संपत्तियां चल हो चाहे अचल हो, उसका जो विषय होता है वो समवर्ती सूची में आता है। उत्तराधिकार से संबंधित, विवाह से संबंधित, और जो है ये स्वच्छता से संबंधित जो बातें आती है समवर्ती सूची में आती हैं।
ये संघवाद की विशेषता बताई जाती है। और स्तर जो है ये एक प्रकार से स्थानीय स्तर के महत्व को बताता है। ठीक, इतना आप समझ गए। तो हाँ, मैं आपको बता रहा था कि संघवाद किसे कहते हैं, संघवाद क्या है और इसकी विशेषता क्या है। इसे मैंने आपको इसमें बताया कि संघवाद का स्वरूप जो सामने आया और हमको किस रूप को बताया, ये बताते हैं कि जब शासन करने की शक्तियाँ केंद्र और राज्य में बटी होती हैं तो ऐसी शक्तियाँ संघवाद कहलाती हैं। ठीक, एक व्यक्ति शासन को नहीं चला सकता है, कई लोग मिलकर चलाते हैं, लेकिन व्यवस्था के अनुसार चलाते हैं, उसमें कहीं पर जनता की मनमानी नहीं दिखाई देती है। कानून का निर्माण किया जाता है, कानून का निर्माण एक व्यक्ति द्वारा नहीं होता है, कई लोगों द्वारा किया जाता है। उसमें किसका नाम आता है, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर जिसका चयन किया जाता है, सरकार के अंगों में शामिल होता है, व्यवस्थापिका में आता है, वही कानून बनाता है। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कार्य रूप में परिणित करती है, लागू करती है और न्यायपालिका दंडित करती है। ठीक, तो इसकी विशेषता मूल रूप में इसी में आती है कि संघवाद की विशेषता क्या है। तो ये विशेषता जान लो, मैंने ये भी बताया छोटे क्वेश्चन में। संघवाद की विशेषता क्या है, संघवाद मतलब कई लोगों के समूह में शक्तियां होती हैं, लेकिन इसका एक लिखित विवरण होता है कि कौन सा अधिकार किसके क्षेत्र में है, चाहे वह राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, केंद्र सरकार के कार्यों में राज्य सरकार नहीं करती है। तो पहली विशेषता आती है कि इसमें जो है वो स्तरों में उसका शासन बटा होता है और उसमें जो है कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करता है। स्तर होते हैं, ठीक, जैसे स्थानीय स्तर, प्रांतीय स्तर और केंद्रीय स्तर। और दूसरा जो समाता है कि इसमें जो है एक ही नागरिक समूह होते हैं, इसमें सरकार के जो है दो समूह नहीं होते हैं, एक ही नागरिक समूह पर दोनों सरकारें शासन करती हैं। नागरिक समूह जो होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होती है और देश का नागरिक होता है, प्रदेश का नागरिक। ऐसा नहीं है कि हम देश के नागरिक हैं, प्रदेश के नागरिक नहीं। नागरिक एक होता है, कानून एक होता है, उसका जो विभाजन किया जाता है वो मतभेद न हो इसके लिए किया जाता है। नागरिक समूह में एकता को ये विषय बताता है और दिखाता है कि संघवाद का ये स्वरूप इस रूप में आता है। अपना अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है। और इसमें तीसरा समूह ये आता है कि जो हमारा कानून बनाया जाता है, कानून किसके द्वारा बनाया जाता है, वो व्यवस्थापिका द्वारा बनाया जाता है। कानून के बनाने वाले इस समूह को संविधान कहलाता है। संविधान में सारी बातें लिखित होती हैं, उसको सारे लोग मानते हैं और वो सरकार के अधिकार की गारंटी लेता है। संविधान में जो कानून बनाया जाता है उस सबके लिए बराबर बनाया जाता है, ना उसमें कोई छोटा होता ना कोई उसमें बड़ा होता है। ये नागरिक सुरक्षा की गारंटी लेता है। संविधान नागरिक सुरक्षा की गारंटी लेता है, एक सी विशेषता है। नागरिक सुरक्षा की गारंटी कौन देता है, संविधान देता है। एक विषय इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, प्राय आता रहता, आप इस चार्ट नोट कर लें प्रिय बच्चों कि संघ सूची में नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेता है। सरकार लेती है, जनसमूह लेता है या कोई और संस्था लेती है। तो न सरकार लेती है न जनसमूह लेता है, बल्कि इसी गारंटी को लेता है संविधान लेता है। और इसमें संविधान सबके लिए जो है कानून का निर्धारण करता है, चाहे वह उच्च स्तर का हो, चाहे निम्न स्तर का हो, चाहे मध्यम स्तर का हो या मध्यम वर्ग का हो। और इसमें अगली विशेषता ये आती है कि संघवाद में ये शक्तियां विभाजित होती हैं। ठीक, शक्तियों का विभाजन होता है संघवाद में। शक्तियां विभाजित होती हैं।
देखिए बच्चों, ये समाज विज्ञान में आप समाज के इस नागरिक समूह के अधिकार क्षेत्र को जानते हैं कि सरकार जो व्यवस्था बनाती है वो सबके लिए समान रूप से बनाती है। उसमें एक संविधान होता है, एक अधिकार क्षेत्र होता है, कर्तव्य होते हैं और उसका कोई विरोध नहीं कर सकता है। और उसमें जो कानून की धारा बनाई जाती है जन सहयोग के माध्यम से बनाई जाती है। शक्तियाँ मैंने बताया अभी, जैसे सरकार की शक्तियाँ क्या हैं, सरकार कितने प्रकार की होती है, सरकार का निर्माण कौन करता है, सरकार का निर्माण किसके लिए किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको याद होगा, पुलिस को याद बताया था कि संविधान में जनता द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। सरकार का अस्तित्व वह जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। सरकार का कार्य जो होता है जनता की जो है भलाई का होता है। तो कुल मिला के जनसमूह या संघवाद इसमें अपने प्रदर्शन की भावना को बताता है और सूचियों को बताता है, जिसमें मैंने बताया कि शक्तियाँ जो होती हैं ये अलग अलग रूपों में बटी होती हैं। ठीक, सरकारें दो होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। फिर वही बात आती है संघवाद की विशेषताएं, दोनों की शक्तियों को बांट दिया गया है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो दोनों अलग अलग रूपों में अपना काम करती हैं। कोई किसी के कार्यक्षेत्र में या कार्यशैली में हस्तक्षेप नहीं करता है। कुछ विषय ऐसे आते हैं जो दोनों मिलकर करते हैं। ठीक, जैसे अभी मैंने बताया ना कि समवर्ती सूची जो आते हैं, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं और इसमें जो है मिलजुल कर दोनों कानून का निर्माण करते हैं। जनता उसको सहज स्वीकार करती है, उसमें किसी प्रकार की भेदभाव की बातें नहीं आती हैं। तो शक्तियाँ विभाजित होती है, संघवाद की विशेषताएं आती है। मेरे कहने का सही है, संघ सूची के अलग विषय होते हैं। ठीक, जैसे हमने बताया देश की सुरक्षा कार्य, देश की रक्षा का कार्य, और उसमें जो हमारे विदेश विभाग हैं वो केंद्र सरकार में आते हैं, जो संघ सूची के विषय बन जाते हैं। राज्य सूची में अलग विभाग आते हैं जो अपने स्वरूप को बताते हैं और वो केंद्र सरकार उस पर काम नहीं करती है। जिसमें राज्य सूची में सुरक्षा व्यवस्था आती है, आय व्यवस्था आती है, उसमें कृषि व्यवस्था आती है, सिंचाई आती है, पुलिस, कृषि, सिंचाई का कार्य जो किया जाता है, शिक्षा का कार्य किया जाता है, वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। लेकिन कुछ अनुबंध ऐसे होते हैं जो सामाजिक अनुबंध होते हैं। सामाजिक अनुबंध में दोनों सरकारें मिलकर काम करती हैं, जो एक प्रकार से समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है। समवर्ती की सूची का विषय ये बताता है कि समवर्ती सूची दोनों मिलकर काम करती है। ये सामाजिक संगठन होता है जिसमें विवाह संबंधी बातें आती हैं, उत्तराधिकार संबंधी बातें आती हैं, राज्य की जो है सफाई की व्यवस्था आती है और अन्य विषय आते हैं जो एक प्रकार से सामाजिक विकास को एक आयाम देते हैं, चरण देते हैं। वह समवर्ती सूची के विषय कहलाते हैं। और इसमें जो है स्थानीय स्तर पर ये जो चुनाव किए जाते हैं वो मिलजुल कर किए जाते हैं और उसमें समवर्ती सूची में इसके विषय को शामिल किया जाता है। स्थानीय निकाय का नाम आता है, जिसमें न्यायपालिका का नाम आता है, स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत का नाम आता है, जिला पंचायत का नाम आता है, जो स्थानीय निकायों का चुनाव करवाता है। ये स्थानीय निकायों का चुनाव जो करवाया जाता है राज्य सरकार द्वारा कराया जाता है, किंतु इसमें केंद्र सरकार का सहयोग लिया जाता है। ठीक, फॉलो किए जो मैंने बताया, समझ में आया ना? न समझ में आया हो तो आप इसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका जवाब हम आपको फिर से दे सकते हैं। ठीक है।